कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना असंवेदनशील, इतना क्रूर, इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पक्ष तब यह समझ में आता है कि हर आदमी एक ऐसे स्टार्स के पीछे इसलिए भागता है जो खुद इतनी ऊंचाई पर है, उसको उसके पीछे संवेदना में, श्रद्धांजलि में, हर चीज में इसलिए पीछे भागता है कि उससे अपना नाम जोड़ना चाहता है, उसके जरिए अपने आप को चमकाना चाहता है। आज 5-5 ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, क्या इसे भी एक प्रचार का मुद्दा, प्रचार का तंत्र, प्रचार का माध्यम बना रहे हैं? नहीं। तो फिर मजदूरों, किसानों, गरीबों, मेरे दोस्त, मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी और मैं इसीलिए बोल रहा था इन बातों पर और कह रहा था, सवाल उठा रहा था। कोरोना काल में आपने देखा होगा मेरे दोस्त, कुछ लोगों को विदेश जाकर के हवाई जहाज में बिठा करके उनको भारत लाया जा रहा था और उसका नाम यह दिया जा रहा था वंदे भारत, शायद ऐसे ही कुछ कोई नाम, बहुत बड़ा लक्ष्यदार नाम भी दिया जा रहा था इस कार्य को। लेकिन वहीं पे जहां एक तरफ कुछ लोगों को विदेशों से, देश से नहीं, विदेशों से हवाई जहाज में बिठाकर ला करके एयरपोर्ट पे उतारकर उनके घरों तक पूरे संसाधन के साथ उन्हें घरों तक पहुंचाया जा रहा था मेरे दोस्त, वहीं हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे गरीब कर्मचारियों को रोड पे छोड़ दिया गया। कहीं अमेरिका, कहीं चीन, कहीं फ्रांस, कहीं जापान से हवाई जहाज में बिठा करके एयरपोर्ट पर लाकर फिर उनके घर तक पूरी व्यवस्था दी गई उनको पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे ही मजदूर जो हमारी बिल्डिंगें खड़ा करते हैं, हमारे ही मजदूर जो हमारे घरों को चलाने के लिए हमारी फैक्ट्रियों को चलाते हैं, हमारे ही मजदूर जो इन शहरों को बसाते हैं, इन शहरों को बनाते हैं, वही मजदूर सड़क पर तड़प तड़प कर मर गए। हजारों हजार किलोमीटर चलते रहे। इसीलिए मैंने ये नाम दिया, इसीलिए मैंने ये आवाज उठाई, इसीलिए मैंने ये सवाल किया अपने प्रधानमंत्री पर, जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा। मैंने क्या गलत किया था मेरे दोस्त? एक तरफ क्यों जिनको हवाई जहाज में विदेशों से बिठाकर लाया जा रहा था, क्या वो बड़े लोगों के बच्चे थे, अच्छा पैसा देकर विदेश कमाने गए थे, विदेश से और बड़ी इनकम करने गए थे, या विदेश पढ़ने गए थे, या उनकी हैसियत अपर लेवल की थी, तभी तो वो विदेशों में रह रहे थे और इसीलिए उनको हवाई जहाज में बिठाकर लाया गया, उनके घरों तक संसाधनों से पहुंचाया गया। लेकिन वहीं हमारे छात्र, आपने देखा राजस्थान कोटा में कैसे पढ़ रहे थे, बाद में उनको निकाला गया, कुछ वैसे वो भी किसी तरह से गिरते पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा जो असंवेदनहीनता हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाई, हमारे देश की सत्ता ने दिखाई, हमारे देश के नेताओं ने दिखाई, उनके लिए आवाज नहीं उठाई, उनके लिए कभी मुंह नहीं खोला, वो थे मजदूर। कैसे मान ले मेरे दोस्त, ये देश एक तरह का है, एक जैसा है, सबके लिए समान नागरिकता है, सबके लिए सब समान अधिकार है, सबका बराबर है। पता नहीं कैसे मान लूं, पता नहीं आप मानते होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आता। मुझे तो किसी एंगल से ऐसा नहीं दिखता। अगर दिखता, अगर होता तो ऐसा नहीं होता कि हमारे मजदूर लावारिस ट्रेनों के नीचे कटकर मर गए। और उसी पीरियड में, जिस पीरियड में विदेशों से हवाई जहाजों में बिठा करके बच्चों को या आम आदमियों को या जो भी वहां थे
धनाढ्य परिवार के परिवारों को, बच्चों को, व्यापारियों को बिठा बिठा करके लाया जा रहा था और घरों तक पहुंचाया जा रहा था। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, आपके प्रधानमंत्री ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, वगैरह वगैरह जो भी लगता होगा, अगर ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जो सवाल थे मैंने आप तक पहुंचाए। जितनी संवेदना आप एक किसी भी ऊंचाई पर बैठे व्यक्ति के लिए जताते हैं, उतनी संवेदना आपके लिए एक सड़क पर बैठे भिखारी के लिए भी होनी चाहिए। वो ये देश कब देखेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक आम आदमी, हर आदमी में ये भावना, ये संवेदना नहीं जागेगी, नहीं रहेगी, तब तक ऐसे ही अन्याय होता रहेगा, ऐसे ही गलत होता रहेगा, ऐसे ही आपको कुचला जाता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे 95% लोग एक्सपेंडेबल हैं, उन्हें खर्च किया जा सकता है, उन्हें मरने के लिए छोड़ा जा सकता है। मेरी भावनाएं जो थी मैंने आपसे व्यक्त की मेरे दोस्त। मैं नहीं जानता कि आप मुझे कितना समझ पाते हैं और कितना उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आए, मैं हमेशा आज मैं भी लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने आपसे कोई भी जो रूटीन बातें करता हूं कि इसे लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, कम से कम अपने टाइमलाइन पे पहले ही शेयर कर लीजिए, ये सारी बातें कुछ नहीं कहा। आप खुद ही समझदार हैं, आप जरूर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे मेरे दोस्त। मैं आपसे ऐसा ही उम्मीद रखूंगा। रवीन वर्मा जी जुड़े हुए हैं। रवीन वर्मा जी मेरे मित्र हैं। मोदी को लोकतंत्र पसंद नहीं है, वो पूरे देश में डंडा तंत्र चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, आजादी के पहले वाला सामंतवादी युग कायम करना चाहते हैं। रवीन वर्मा जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप समझिए बिल्कुल सही कहा आपने। और नरेंद्र मोदी जी उसी सामंतवाद की पैदाइश हैं। उनके वंशजों ने जो काम किया है उससे हटकर नरेंद्र मोदी कुछ और करेंगे, यह उम्मीद तो पहले दिन टूट गई थी, जिस दिन 26, मैं समझता हूं शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 26 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था और 27 को उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति न घोषित करके अंडरग्राउंड करने का निर्णय लिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में उलझाया था। तभी मैं समझ गया था कि ये देश से गद्दारी करेंगे, ये देश से देशद्रोह करेंगे, और उसी दिन से मैं उनका विरोधी हूं। उस दिन तक, जब तक वो शपथ ग्रहण ले रहे थे, तब तक मैं उनके लिए जो भावना थी, जो श्रद्धा थी, वो एक क्षण में ही खत्म हो गई, जिस दिन, दूसरे दिन जैसे ही उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित न करके अंडरग्राउंड करने का प्लान बनाया। तो दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर नरेंद्र मोदी डंडा तंत्र चाहते हैं, सामंतवादी विचारधारा के हैं, तो इसमें कोई उनका दोष नहीं, क्योंकि उनका खून ही ऐसा है। और उन्होंने खुद ही कहा कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। एक गुजराती, अगर वो गुजराती हैं और अगर व्यापार उनके खून में है, तो डेफिनेटली इनबिल्ट कायरता होगी, डेफिनेटली इनबिल्ट देश को बेचने की फीलिंग्स होगी, देश का व्यापार करने की फीलिंग्स होगी, देश को, और वही कर रहे हैं। वो सामंतवादी सोच, अपने आप को राजा साबित करना, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, पूरी रियाया को, पूरी प्रजा को यूं ही लावारिस छोड़ देना, ये उनकी सोच रही होगी और है, और वो साबित भी हो रहा है। और वो पहले दिन से उन्होंने साबित कर दिया था। रवीन भाई ने फिर भी लिखा है
मोदी खुद को तानाशाह साबित करने में लगे हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। तानाशाह साबित करने के लिए ही तो उन्होंने 1 साल तक किसानों को दिल्ली के बाहर बिठा रखा। 700 किसान मरने के बाद भी एक ट्वीट नहीं आया था। आज लता दीदी के मरने के बाद 5-5 ट्वीट एक दिन में सिर्फ उनके लिए, और एक बयान भी। एक तरफ इतना प्यार होना चाहिए, लता जी के लिए बहुत प्यार होना चाहिए, लेकिन उसमें से थोड़ा प्यार अपने किसानों के लिए भी होता तो क्या बुरा था। मैं तो यही कहता हूं ना, आप तो सामंतवादी, ये सामंतवादी सोच है, जो जहां से उन्हें लाभ है, जहां से उन्हें फोटो मिलेगा, जहां से उन्हें ग्लैमर मिलेगा, जहां से उन्हें मीडिया कवर करेगा, वो उनके लिए मायने रखते हैं। आम आदमी, किसान, मजदूर, कोई बेरोजगार, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मारे जाएंगे, मारते रहेंगे, मरते रहेंगे। कितनों के लिए वो ट्वीट करेंगे, कितनों के बारे में सोचेंगे। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, खैर मैं कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री होने के काबिल ही नहीं है। ये इस देश की गलती है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, स्वीकार किया और लेके ढो रहा है, उन्हें लेके ढो रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये देश की मजबूरी होगी या जो भी सोच होगी, मैं खुद भी नहीं जानता। मैं लोगों के चकल्लस पे आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्त। कुछ और बातें आपको जो बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने जन चौपाल में भी लता जी का जिक्र किया था, और 1 साल से कम 12 मन की बात तो नरेंद्र मोदी ने किया होगा, और उन 12 मन की बातों में कभी भी किसानों की शहादत का जिक्र नहीं किया था। हो सकता है वहां से ज्यादा ग्लैमरस मिलना है, मीडिया वहां जुटी रहेगी, फोटो सेशन ज्यादा मिलेगा, फोटो कवरेज ज्यादा मिलेगा, एक संवेदनशीलता दिखाई देगी कि हमारे प्रधानमंत्री देखिए गए, ओ ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह। और मीडिया, गोदी मीडिया इसी में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी पहुंच गए, प्रधानमंत्री जी ने सुबह ये कहा, प्रधानमंत्री जी वहां उनके फ्यूनरल में गए, पाला चढ़ाई, ये किया। कहने का मतलब, अब ये कवरेज वहां नहीं मिलता, भी ट्वीट भी कर देते तो। कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त, ये दो मुखा चेहरा, दोहरा चरित्र कैसे लोग जीते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आता। दोहरे चरित्र के लोगों को, दोगले लोगों को मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे पैदा हुए हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त दूसरी बातों को लेकर के। अमित शाह ने भी कुछ कहा, तो मैं अमित शाह ने आज कहा कि उनकी आवाज का कोई धर्म, मजहब और सीमाएं नहीं थी। लता जी के लिए लिखा है, अमित शाह जी ने कहा है मीडिया में, कैमरे के सामने। ठीक है, अमित शाह जी, अगर यही भावनाएं पूरे देश के लिए हो तो कैसी? यही ज्ञान जो लता जी के मन में, जो लता जी के बारे में आप कह रहे हैं कि लता जी के मन में, माने लता जी के लिए आपने कहा कि उनकी आवाज का कोई धर्म, महत्व और सीमाएं नहीं थी। मजहब, धर्म से कोई मतलब, उनके आवाज का कोई मतलब मजहब, धर्म वगैरह वगैरह से नहीं था। अमित शाह जी, यूं तो राजनीति में भी यही होना चाहिए, लेकिन इसका क्या किया जाए कि आपका और नरेंद्र मोदी का मात्र ही एक लक्ष्य है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा। हिंदू मुसलमान का टारगेट पर होता है, हिंदू मुसलमान को आमने सामने करना आपका लक्ष्य होता है, आपकी योजना होती है, आपका कार्य होता है।
कभी आप भी इस पर गहराई से मनन किया करो, कभी आप भी सोचा करो कि राजनीति में हो आपको भी कुछ इसी तरह की सोच रखनी चाहिए जो आप लता जी के बारे में कह रहे हैं। और जो आप लता जी के बारे में कह रहे हैं, क्या सचमुच वही सोच आपकी है? अगर वही सोच आपकी, आपके प्रधानमंत्री की, आपके बड़े भाई की अगर वही सोच होती तो सीए आंदोलन, क्या कहते हैं, एनपीआर या क्या बोलते हैं, नेशनल समथिंग, वो क्यों आया? खैर, आपसे वो उम्मीद भी नहीं करता मैं, क्योंकि आप अंग्रेजों के जनरेशन को ढो रहे हैं, जेनेटिक सिस्टम को ढो रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी के, आपकी भाषा है तो क्रोनोलॉजी के अनुसार आपका जो टारगेट होता है वो फूट डालो राज करो। अंग्रेजों का ब्लड जो आया है आपके पीछे बहते हुए, उससे आप प्रभावित हैं, इन्फेक्टेड हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो अंग्रेजों के ब्लड से इन्फेक्टेड हैं, तो आपका मूल उद्देश्य ही होता है फूट डालो राज्य करो, कीजिए। लेकिन लता जी के लिए जो आपने कहा, ये बिल्कुल सही कहा। अपने लिए भी यही बात सोचना। और वही बात मैंने लिखा मेरे दोस्तों, नेता, अभिनेता, मीडिया, गोदी मीडिया, सबने लता जी को याद किया, सबने। मीडिया, गोदी मीडिया, दोनों कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, मीडिया, गोदी मीडिया, दोनों ने, प्रिंट मीडिया वगैरह वगैरह जो भी आएगा, सबने याद किया। लेकिन ये संवेदनशीलता मैं अपने किसानों के लिए चाहता था, अपने मजदूरों के लिए चाहता था, अपने उन छात्रों के लिए भी चाहता था जो बेचारे पीटे जा रहे हैं, अपने उस किसान के लिए भी चाहता था जिसे पीछे से आपके एक मंत्री का बेटा, अमित शाह जी, आपसे और नरेंद्र मोदी जी, आपसे कह रहा हूं कि आपके मंत्री का बेटा रौंद कर मार डालता है और वो आज भी मंत्री है। आप का ब्लड कैसा है, आप कैसे हैं, आप इंसान हैं या कुछ और, ये तो आप ही जाने। लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता था कि अगर उसका बेटा, और वो चैलेंज करता है, वो आदमी टेनी चैलेंज करता है कि तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और उसका बेटा रौंद के मार डालता है, उसी के कहने का पालन करता है, वो आज भी गद्दी पर बैठा है। संविधान में तो लिखा है कि, जैसा कि मैं पढ़ा हूं, आप भले ही चौथी फेल हो, मैं पढ़ा लिखा हूं, तो संविधान में तो मैं पढ़ा हूं कि अपराध करने वाले से ज्यादा अपराध के लिए उकसाने वाला या अपराध के लिए प्रमोट करने वाला, अपराध के लिए उसको ज्यादा सजा होती है। उसका बेटा भले जेल में है, लेकिन मैं तो समझता हूं सबसे पहले टेनी को जेल जाना चाहिए था, सजा उसको पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने प्रमोट किया, उसने ललकारा। और यह संविधान में यही है कि मारने वाले से ज्यादा ललकारने वाले को सजा होती है, ऐसा है। लेकिन ऐसा तो नहीं दिखता। आप तो उसे भी आज राजा बनाकर अपने बगल में बिठाए हुए हो। दुनिया में घूम घूम करके आप ऐसे लगाकर देखते हो कि कहीं अपराधी नहीं दिखता, माफिया नहीं दिखता। अब उस चश्मे में आपको टेनी कहां छुप जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। और जब आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को ढूंढते रहते हो, तब मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मोदी एंड मोदी, शाह एंड शाह, पारेख एंड पारेख, मेहता एंड मेहता, सब कहां चले जाते हैं? जिन्होंने पूरा देश ही खा डाला, बेच डाला, गमन कर डाला, कहां चले जाते हैं? उस व्हाइट कलर में दिखाई नहीं देते। मेरे तो समझ में नहीं आता मेरे दोस्त। चलिए, राकेश टिकैत ने
आज एक मीडिया में कहा, मैंने कहा है कि आपको लोगों की मूल मूल बातें आप तक पहुंचाऊंगा और उसका अर्थ अपने तरीके से समझाऊंगा, तो वही बात मैं कर रहा हूं। तो राकेश टिकैत ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम मैच खेलने की साजिश रच रही है, खेलना चाहती है, हिंदू मुस्लिम मैच खेलना चाहती है। राकेश जी, जिसकी राजनीति की शुरुआत नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसके राजनीति की शुरुआत, जिसको गद्दी ही हिंदू और मुसलमानों के खून से मिली हो, दंगा करवा के मिली हो, 2002 का दंगा भूलिए मत, जो प्रायोजित था नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसके कारण कितने लोग अभी भी उसके राजदार जेल में बंद हैं, जबरदस्ती कि वो बाहर आकर जेल राज ना खोल दें, नरेंद्र मोदी के अपराधों को लोगों के सामने ना रख दें, इसके लिए उन्हें जेल में बंद किया गया है। आप नाम जानते होंगे। कितनों को तो मार दिया गया, जजों तक को मार दिया गया, नेता को ही मार दिया गया, हरेन पांड्या, आप शायद यह नाम आपको याद होगा। तो जिसका राजनीतिक उद्भव हिंदू मुसलमानों के खून से रंगी हुई जमीन पर हुआ हो, वो आदमी हिंदू मुसलमान मैच नहीं खेलेगा तो हमारे यूपी की कबड्डी खेलेगा, वो वही करेगा। आपने ठीक कहा। एक और मीडिया में है, और कई मीडिया में बार बार सोशल मीडिया और हर जगह से वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, बीजेपी को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपने भी देखा होगा। मेरे दोस्त, आप सोचो, कैसे कोई गांव में बीजेपी को घुसने देगा? अब अगर ये सुरक्षा लेके जाते हैं, 4-4 ठो बॉडीगार्ड पुलिस वाले सब लेके जाते हैं, तो घुस सकते हैं। मैं कहता हूं कि जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर करे, आचार संहिता जैसे ही लगे, वैसे सभी नेताओं की सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए। कम से कम आम आदमी को इतना तो अधिकार मिलना चाहिए कि अगर उसने गलती की है तो उसको दंड दे सके। लेकिन अब उनके पीछे सिक्योरिटी रहेगी, उन तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर कोई मान लीजिए आम किसान अपने दर्द को पर कंट्रोल ना कर सके, एक जूता मारना चाहे तो कैसे मारेगा? इतनी सिक्योरिटी लगा दोगे और वो इतनी सिक्योरिटी लेकर के वोट मांगने आएंगे तो कैसे मारेंगे जूता से? मेरे दोस्त, तो गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये तो बहुत छोटी बात है। ये बिना सिक्योरिटी के अगर गांव में चले जाएं तो शायद ही अपने कपड़े में, मतलब चड्ढी मिलेगी या वो भी नहीं मिलेगा, कपड़े फाड़ कर जूते जूते मार के इनको भेजेंगे। सिक्योरिटी के बिना जाके देखें, पुलिस के बिना जाके देखें, किसी गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस के और सिक्योरिटी के बिना जाकर के वोट मांग के देखें, ना उनके तन पे कपड़े मिलेंगे, ना शरीर पर, कुछ नहीं मिलेगा। जूतों की माला पहनकर बिना कपड़ों के उस गांव से, हर गांव से बाहर आएंगे। लेकिन फिर भी संभावना है चुनाव जीतने की, और जीत भी सकते हैं। इसको मत समझिए, क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में है, और ईवीएम में घपला करने के सारा जो खेल है ना, वो यूपी को ही टारगेट रख करके 7 चरणों में वोट इसीलिए तो पड़ रहा है। कितने दिन तक आप अपने क्षेत्र के वोट को बैठ करके वहां प्रशासन के साथ बैठ करके अगोरोगे, मतलब देखभाल करोगे? अमित शाह जी ने एक और बात कही आज मीडिया में ही कि बुआ भतीजा की सरकार में यूपी पीछे रह गया। अमित शाह जी ने कहा। तो मैं समझता हूं इन 5 सालों में
जब मोदी जी की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है, तो उन्हें उनकी उपलब्धियों पर ही चुनाव कराना चाहिए, वोट मांगना चाहिए। फिर क्यों ये क्या बोलते हैं, ओवैसी को बलि का बकरा बनाते हैं, एक ड्रामा करते हैं, मेलोडियस ड्रामा क्रिएट करते हैं गोली चलवाने का, अपने आदमी को भेजकर गोली चलवाते हैं। क्यों ड्रामा कर, मतलब हिंदू मुसलमान पर क्यों वोट मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद पर क्यों वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हैं? और अगर विकास बुआ बबुआ के टाइम पे नहीं हुआ था, 5 साल में हो ही गया, तो फिर आपको तो किसी रैली की ही जरूरत नहीं, वोट तो लोग अपने आप दे देंगे। क्यों परेशान हो, क्यों दंगा करवाना चाहते हो, क्यों कैराना चले जाते हो, क्यों कैराना वालों को या कुछ लोगों को याद दिलाते हो कि, और क्यों आजम खान और अतीक अहमद की याद दिलाते हो, क्यों? खैर, ये तो आपका जवाब हुआ। राहुल गांधी ने किसी मीडिया में कहा है कि मोदी पीएम नहीं राजा है। राहुल ने सही कहा है कि मोदी पीएम नहीं राजा है। वैसे भी अंग्रेज अपने पीछे बहुत से लोगों को छोड़ के गए थे, और खास करके जूनागढ़ बहुत से लोगों को छोड़ के गए थे, जो उनके जेनेटिक सिस्टम को ढोते हुए आज देश को चलाना चाहते हैं, उन्हीं की स्टाइल से, अंग्रेजों की स्टाइल से। और राहुल गांधी जी, बड़े प्यार से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके बारे में कहा जाता है राहुल जी की आप मतलब इटालियन मां की औलाद हो और भारतीय पिता और इटालियन मां के पुत्र हो, औलाद हो, लेकिन आप में मुझे भारतीयता ज्यादा झलकती है, अपेक्षाकृत नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी से 100 गुना भारतीयता आपके अंदर है, और वो धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि आपके अंदर भारतीयता है। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये देश ये मानने लगेगा, समझने लगेगा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है कांग्रेस के अलावा। फिर से उसे कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, इस देश को एकमात्र इसलिए, नरेंद्र मोदी से बचाने के लिए, अंग्रेजों से बचाने के लिए, अंग्रेजी मानसिकता से बचाने के लिए, जो आपने कहा कि मतलब राजा, मतलब सामंतवादी मानसिकता से बचाने के लिए। यही बात आपने कहा, यही बात हमारे रविंद्र भाई ने भी कहा था, तो बिल्कुल सही बात है। आप जब बोलते हैं, आपकी भाषा बड़े टूटी फूटी हो सकती है, आप नरेंद्र मोदी की तरह लक्ष्यदार भाषा नहीं बोलते, लेकिन आपकी बातें जो होती हैं वो भारतीयता से ओतप्रोत होती हैं। अब ये समझ में आने लगा है। ये मैं अपने लिए नहीं, कि मैं क्या सोच रहा हूं ये नहीं कह रहा हूं, लोग सोचना शुरू किए हैं, ये लोगों की सोच को मैं रख रहा हूं। नेक्स्ट, अंबानी के पास मीडिया में एक किसी ने पोस्ट डाला, मीडिया में ही, चैनल में, अंबानी के पास सबसे महंगी कार है, दुनिया की सबसे महंगी कार है, और जिसका नंबर प्लेट 12 लाख का है। अरे मेरे दोस्त, जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहेगा। हम कहते हैं जिसका चौकीदार नरेंद्र मोदी हो, और जिसके चौकीदार के पास 8,500 का प्लेन हो चलने के लिए,
22,000 का सेंट्रल विस्टा हो रहने के लिए, BMW और न जाने करोड़ों करोड़ की कारें हो घूमने के लिए, लाखों लाख का, जैसे आज आपने देखा होगा सुबह से लेकर के और वहां उतरने से लेकर वहां फ्यूनरल, लता जी के फ्यूनरल में जाने तक, पता नहीं 10 ड्रेस तो जरूर बदले होंगे नरेंद्र।